जूलियस कई सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है उन दोनों कैदियों से मार्क्स के मैजिक की मदद से, जिसको वो समराइज करके इस तरह से बताता है। आज से 6 साल पहले आई ऑफ द मिडनाइट सन ग्रुप बनता है, जिसके लीडर का नाम है लिक्ट। उसके पास 4 लीफ फ्लोवर ग्रिमोयर होती है, जस्ट लाइक यू नो। उनके पास अब 50 मेंबर हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल थर्ड आई है, राया, वेटो एंड फाना। उनके मन में क्लोवर किंगडम के लिए बहुत गहरी दुश्मनी है, उनसे शिकायत है, इसलिए वो क्लोवर किंगडम पर एक टेररिस्ट अटैक करते हैं। उनका अंतिम लक्ष्य उनका अपना खुद का एक स्वतंत्र देश बनाना है। वो क्लोवर किंगडम को खत्म करके उसको फिर दोबारा रीबिल्ड करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये मिली उनको कि एक गद्दार अपने क्लोवर किंगडम में है जो उनको धोखा दे रहा है। वो मैजिक नाइट कैप्टन में से ही कोई है। जूलियस उन कैदियों से पूछता है कि नाम बताओ उसका जो आई ऑफ द मिडनाइट सन के साथ मिला हुआ है। वो बताते हैं द कैप्टन ऑफ पर्पल ऑर्केस, गिल्डर पोइजोट। गिल्डर भोला बन के कहने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों कैदी ने बल्कि हमारे किंगडम पे हमला किया था। तुम इन पे भरोसा कर रहे हो? तुम इन पे भरोसा कैसे कर सकते हो? मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा। अपने किंगडम पे अपने ही लोगों को मरवाऊंगा। मेरी लॉयल्टी हमेशा रहेगी क्लोवर किंगडम के लिए। चार्लोट कहती है कि उसने कुछ गिल्डर के बारे में कई अफवाहें सुनी हैं जो सच निकली। नोजेल कहता है सिर्फ कुछ? मैंने बहुत ज्यादा अफवाहें सुनी है इसके बारे में। रिल कहता है क्या सच में? यामी कहता है हाँ, ये अफवाहें पर हर तरफ बातें चल रही हैं। जैक कहता है खी खी खी, मेरे को तुम्हारे बारे में पता था कि दाल में कुछ तो काला है, पर तुम इस हद तक ऐसा करोगे सोचा नहीं था मैंने। गिल्डर कहता है देखो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मैं निर्दोष हूँ। ये दोनों कैदी मेरे को गद्दार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। मार्क्स बताता है कि वो सच बोल रहे हैं। ये सब इंफॉर्मेशन वो उनकी मेमोरी से निकाल रहा है अपना मैजिक यूज करके। हमको तो पता ही है कि मार्क्स अपने मैजिक से किसी की भी यादें देख सकता है। इसका मतलब कि गिल्डर गद्दार है। यामी कहता है गिल्डर से कि अगर तुमको इतना ही भरोसा है अपने आप पर तो अपने आप को साबित करो। मशरूम हेड को अपने मैजिक यूज करने दो तुम्हारे दिमाग में घुस के मेमोरी देखने के लिए। दूध का दूध और पानी का पानी वही हो जाएगा। अगर तुम सही में गलत नहीं हो तो तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। चार्लोट कहती है शेम ऑन यू। तो वही नोजेल कहता है कि तुमको तो सजाए मौत देनी चाहिए उसके लिए जो तुमने किया। आस्था कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने अपने ही फेलो कैप्टन को धोखा दिया। गिल्डर समझ जाता है कि वो अब बुरी तरह से फंस चुका है, उसकी पोल खुल चुकी है। वो अपना इनविजिबल होने वाला मैजिक यूज करके वहां से भागने लगता है। जाते जाते वो अपना अटैक उन पे करता है, जिसमें वो इनविजिबल सोल्जर बना देता है, ऐसे जादू के पुतले जो दिखाई नहीं देते। सब कैप्टन्स उन इनविजिबल ट्रुप से फाइट करने लगते हैं। अब क्योंकि वो इनविजिबल हो गया है तो उस पे किसी का भी मैजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि वो इनविजिबल है एंड सारे मैजिक स्पेल उसके आर पार हो जाएंगे। रिल डोरोथी से कहता है कि ये टाइम नहीं है सोने का। वो गिल्डर को पकड़ ही नहीं पाएंगे अगर वो उसको देख ही नहीं सकते, क्योंकि उस पे वो अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। वांजेंस यामी को इशारा करता है और यामी सबको बताता है कि गिल्डर अपने इनविजिबल मैजिक से इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है और अपने मैजिक को हाइड कर सकता है, पर वो अपनी की को छुपा नहीं सकता। इसका मतलब कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स उस पे काम करेंगे। एंड एंटी मैजिक स्वॉर्ड कोई मैजिक नहीं है, बल्कि वो मैजिक को तोड़ देती है, तो ये तरीका उस पे काम करेगा। आज तो उसकी की रीड करेगा एंड अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उनको पकड़ लेगा। गिल्डर वहां से भाग रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपने आप को ऐसे ही पकड़ने नहीं दे सकता, मेरा मैजिक इनविंसिबल है। इसी मैजिक पावर की वजह से मैं पर्पल ऑर्कस का कैप्टन बना और इसी से मैंने कई सारा धन इकट्ठा किया है व्यापार करके और एक अमीर व्यापारी बन गया। मैं एक महान जादूगर हूँ जिसके पास पावर एंड मनी दोनों है। मैं अपनी कहानी इधर खत्म नहीं होने दे सकता। मैं दोबारा से शुरू करूंगा और दोबारा से अमीर बन जाऊंगा अपने मैजिक एंड बिजनेस टैलेंट की वजह से। आस्था फुल जोश में चिल्लाते हुए भागते हुए गिल्डर के पास आता है और उस पे अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड यूज करके उसको इनविजिबल से विजिबल बना देता है। गिल्डर शॉक्ड होता है कि आस्था ने उसको कैसे देखा जबकि वो तो इनविजिबल था। गिल्डर अपना इनविजिबल ट्रुप वाला स्पेल आस्था पे यूज करता है। पहले तो आस्था को इनविजिबल ट्रुप गिरा देता है, पर आस्था खड़ा उठता है एंड उनसे फाइट करने लगता है। गिल्डर वहां से भागने लगता है जबकि आस्था गिल्डर के इनविजिबल ट्रुप से फाइट कर रहा होता है। आस्था उसको चिल्लाकर कहता है तुम भाग क्यों रहे हो? तुम एक मैजिक नाइट के कैप्टन हो, तुमको इससे बेहतर होना चाहिए, तो वापस आओ और मेरा सामना करो। गिल्डर रुक जाता है और कहता है अगर तुमको मरना ही है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। वो आस्था पे कोई हमला कर पाता, इतने में ही रिल आके अपने पिक्चर मैजिक से
उसको पकड़ लेता है। रिल कहता है, मिस्टर पोइजोट, आप एक परफेक्ट पेंटिंग लग रहे हो, मुझे पता है इसको क्या नाम देना है, द ड्राउनिंग कैप्टन। फिर उधर दीवार तोड़ते हुए बाकी के कैप्टन आते हैं। नोजल कहता है, सीरियसली रिल, तुमको और कड़ा कदम चलना चाहिए था गिल्डर के अगेंस्ट, इतना आराम से क्यों पकड़ लिया। रिल कहता है, किसी को कुछ तो करना ही था, वरना तुमने तो ये बिल्डिंग ही तोड़ देनी है फाइट करके। तो नोजल कहता है, इसके ऊपर मैजिक स्पेल काम नहीं करेंगे क्योंकि वो इनविजिबल था, इसलिए हमको उस पे नेचुरल ऑब्जेक्ट से हमला करना चाहिए, और अगर ये बिल्डिंग टूट भी जाए तो कॉमनर लोग हैं ना इसको बनाने के लिए। जैक कहता है, मैंने मौका ही खो दिया एक मैजिक नाइट कैप्टन से फाइट करने का। रिल ने उसको पहले ही पकड़ लिया, वरना वो गिल्डर को पकड़ के उसको काट के हलाल कर देता वहीं। यामी कहता है, हम मैजिक नाइट ऐसे ही थोड़ी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे जब उनके बीच में एक गद्दार हो, हमको कम से कम उसको एक झापड़ लगाना चाहिए था सही सही। फिर यामी डोरोथी से कहता है, तुम अभी भी सो रही हो, तुम काफी माहिर हो सोने में, किसी भी कंडीशन में किसी भी जगह सो जाती हो। चार्लोट गिल्डर से कहती है, दुम दबा के भागना जबकि तुम एक मर्द हो, हाउ पैथेटिक, अगर तुम गद्दार भी नहीं होते तब भी तुम बहुत पहले ही फेल हो चुके हो एज अ कैप्टन। उसके बाद चार्लोट अपने मन में ही कहती है, सिर्फ यामी ही क्यों डोरोथी को अटेंशन दे रहा है, क्या वो इस टाइप की लड़की को पसंद करता है। वांजेंस कहता है, बस करो, इतना काफी है, मेरे को यकीन है कि इसको कोई अपने मैजिक से कंट्रोल कर रहा होगा। फिर उधर जूलियस भी आता है और कहता है, थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइज, गद्दार को पकड़ने में मेरी हेल्प करने में, मैं भी इसको इतनी आसानी से बख्शने वाला नहीं। रिल आस्था की तारीफ करते हुए उससे हाथ मिलाता है, तुमने गिल्डर का ट्रांसपेरेंसी मैजिक को कैसे तोड़ा। मैं हूँ रिल, 19 साल का, तुम कौन हो। आस्था कहता है, मैं हूँ आस्था, 15 साल का। रिल कहता है, ओ तो तुम मेरे से छोटे हो। तो वहीं आस्था कहता है, तुम 19 साल की उम्र में ही कैप्टन बन गए। रिल बोलता है, पता है बाकी के कैप्टन मेरे से बड़े हैं, उनसे बात करने में बहुत तकलीफ होती है, हम दोनों को फ्रेंड्स बनना चाहिए। आस्था कहता है, कैप्टन के साथ दोस्त। एंटन कहता है, हाँ क्यों नहीं, श्योर। और ये भी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा कि बाकी के कैप्टन बहुत वियर्डो हैं। यामी आस्था का सर पकड़कर कहता है, मैं तुमको सुन सकता हूँ। वियर्डो किसको बोल रहे हो बे। जूलियस गिल्डर से सभी जानकारी निकलवा लेता है मार्क्स के मैजिक पावर से। गिल्डर ने कई सारे कांड किए, अपने ही स्क्वाड को गाली देना, उनका बुरी तरह से शोषण करना, उनको इस्तेमाल करना, उनका पैसा खाना, ब्लैक मार्केट में नेशनल ट्रेजर क्लास आइटम को बेचना, दूसरे देशों को खतरनाक जादुई चीजों को स्मगलिंग करना, ड्रग्स वगैरह सप्लाई करना, और किसी तरह उसने आई ऑफ द मिडनाइट सन के साथ डायरेक्ट कोऑपरेट किया। उसने बैरियर मैजिक को ही किडनैप कर लिया था, जो जादूगर नहीं होते जो हर टाइम क्लोवर किंगडम के चारों ओर एक मैजिक बैरियर बनाकर रखते हैं, उनको गिल्डर ने पकड़ लिया था। वो रेयर मैजिक आइटम के लालच में आके उसने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया था, और आई ऑफ द मिडनाइट सन ने उन किडनैप बैरियर मैजिक्स को मार दिया पहले ही। जूलियस कहता है कि इसने जो किया वो माफी लायक नहीं है, ये बात सीक्रेट ही रखना, पब्लिक में मत बताना, ताकि सिटीजन्स में पैनिक ना हो, और अपनी स्क्वाड मेंबर पर ध्यान दो कि कोई दोबारा दुश्मनों के साथ हाथ ना मिलाए, ऐसा दोबारा ना होने पाए। फिर हमको दिखाया जाता है कि राया चुपके से कहीं पर घुस जाता है अपने कॉपी ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज करके। अब ये रॉयल कैपिटल है या कोई और जगह है, वो हमको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। सब कैप्टन अपने अपने हाइड आउट पे वापस चले जाते हैं। जूलियस आस्था और यामी को रोक लेता है कुछ बात करने के लिए। वो कहता है कि एक ऐसे फेलो मेंबर से धोखा खाना जिसके साथ मिलके हमने फाइट किया, मैंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी की, इसलिए मैंने कुछ गलतियां भी कर दी। यामी कहता है, क्या तुमने मेरे को इसलिए यहाँ पर रोक रखा है ये बताने के लिए, तुमने गलत लोगों को चुना। फिर जूलियस कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है यामी और आस्था को। वो कहता है, आस्था तुमको याद है जब तुमको आई ऑफ द मिडनाइट सन ने कैप्चर कर लिया था तो वो तुमको अपने एक हाइड आउट पर लेके गए थे। उधर हमने एक मैजिक स्टोन टैबलेट देखा था, उस टैबलेट में वो लोग कुछ जेम्स इकट्ठा कर रहे थे जिसको वो मैजिक स्टोन कहते हैं। उसको एक साथ इकट्ठा करके एक साथ यूज करके वो उससे दोबारा रिबॉर्न हो सकते हैं, जो कि उनको माना से बहुत करीब से जोड़ देता है एंड उनको कई सारी शक्ति प्रदान करता है। इसलिए वो फिगोलियन के पास गए थे, इसलिए उन्होंने वो रणनीति बनाई थी क्लोवर किंगडम पर हमला करने की, जिसमें वो फिगोलियन के पास गए उसके मैजिक स्टोन को लेने के लिए, जो फिगोलियन अपने गले में पहनता था।
यामी कहता है क्या वो दोबारा से अपने ट्रू फॉर्म में पैदा होंगे? तुमने कुछ ज्यादा ही फैंटेसी नॉवल तो नहीं पढ़ ली? जूलियस कहता है ये सच है या नहीं पता नहीं, पर उनका ऑब्सेशन इस चीज के लिए रियल है, इसलिए हमको उनको सारे मैजिक स्टोन लेने नहीं देने। सिर्फ 3 ही मैजिक स्टोन बचे हैं जो उनको कलेक्ट करने बाकी हैं। उन 3 मैजिक स्टोन में से एक की लोकेशन है अंडर वाटर टेम्पल, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन में है। आस्था कहता है अच्छा ऐसा है, पर ये होता क्या है? यामी उसकी खोपड़ी पकड़कर कहता है तुमको सच में अपने दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती क्या? इतने डम हो? फिर जूलियस आस्था को बताता है कि स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन नाम से ही पता चल रहा है कि वहाँ का रीजन में काफी स्ट्रॉन्ग मैजिक होता है, जहाँ लोगों को प्रवेश करने से रोकने के लिए हर तरह की जादुई घटनाएं होती हैं। वहाँ का फेनोमेनन काफी खतरनाक होता है, जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया था, जहाँ पर जितना ज्यादा नेचुरल माना होगा वहाँ का उतना ही ज्यादा वातावरण खतरनाक होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखना, जिसमें मैंने बताया था कि माना क्या होता है एंड माना जोन क्या होता है और वो कैसे काम करता है। स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन में डंजन भी आता है, पर अंडर वाटर टेम्पल इससे भी ज्यादा खतरनाक जगह है। जूलियस आस्था और यामी से पूछता है क्या तुम ये काम कर सकते हो? उनको अंडर वाटर टेम्पल में आई ऑफ द मिडनाइट सन से पहले पहुंच के वो मैजिक स्टोन कलेक्ट करना है। इस मिशन के लिए उसको बेस्ट लोग चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके, जिसके लिए वो ब्लैक बुल पे अपना पूरा भरोसा जताता है, क्योंकि उसमें कई मेंबर हैं एंड उनको किसी भी तरह से सोशल स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता और ना ही उनके कोई कनेक्शन है जिससे कोई भी उनको धोखा देगा। जूलियस का मानना है कि अभी भी मैजिक नाइट में धोखेबाज हैं जो दुश्मनों से मिले हुए हैं। यामी कहता है कि तुम विजर्ड किंग हो, तुम अगर चाहते हो कि हम ये काम करें तो बस हमको ऑर्डर दो, हम करेंगे। एंड हाँ, तुमने सही कहा, मेरे पास ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है जो मेरे को रोके, जो मेरे रास्ते में आए। यामी अपने बारे में बताता है जब वो इस किंगडम में आ पहुंचा था, कैसे आ पहुंचा था वो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कवर किया हुआ है। सब यामी को बुरी नजर से देखते हैं, उनको यामी की हर चीज से दिक्कत है। यामी को एक दिन ग्रिमोयर मिल जाती है, जिस तरह से सभी लोगों को ग्रिमोयर मिलती है ग्रिमोयर वाली सेरेमनी में। लोगों को उसमें भी दिक्कत थी कि एक विदेशी को ग्रिमोयर मिल गई, वो यामी को मारना चाहते थे। यामी को डार्क मैजिक की पावर मिलती है। यामी का इस किंगडम में कोई नहीं था, वो हमेशा अकेले रहता था। उसको ग्रिमोयर तो मिल गई पर एक फैक्ट नहीं बदला कि वो एक विदेशी है। फिर एक दिन एक मैजिक नर्ड यामी के पास आता है उसके डार्क मैजिक को जानने के लिए। जब जूलियस एक मैजिक नाइट का कैप्टन था, यामी कहता है तुम कौन हो? तो वो बोलता है मैं एक मैजिक नाइट कैप्टन हूँ। यामी कहता है ये क्या होता है? जूलियस उसको बोलता है चलो तुम मेरे साथ आओ और मैं तुमको दिखाता हूँ। यामी मना कर देता है। जूलियस उससे रिक्वेस्ट करता है बहुत, पर वो मना कर देता है। पर जैसे ही जूलियस कहता है कि मैं तुमको खाना खरीद के खिलाऊंगा तो वो झट से हाँ कह देता है। उसके बाद से अभी तक यामी जूलियस के साथ है। यामी अपने पूरे दिल से प्रॉपर सैल्यूट करता है जूलियस को और कहता है मैं अपनी पावर को पूरी अच्छी तरह से इस्तेमाल करूंगा ये दिखाने के लिए कि तुमने मेरे को चुन के कोई गलती नहीं की। जूलियस कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ यामी। और वो आस्था से भी कहता है कि स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन अपने आसपास काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड बना के रखता है जो कि वो बाहर के लोगों को अंदर आने में रोकता है। तुम्हारे बिना शायद अंदर तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तुम्हारी एंटी मैजिक स्वॉर्ड की पावर काम आएगी और जिस तरह तुम आई ऑफ द मिडनाइट सन के खिलाफ लड़े, मेरे को यकीन है तुम हमारे बहुत काम आओगे। मैं तुम पर भी भरोसा करता हूँ। आस्था भी जोश जोश में यामी की तरह प्रॉपर सैल्यूट करने की कोशिश करता है, पर वो जोश जोश में इतनी जोर से सैल्यूट कर लेता है कि वो अपनी छाती पर काफी जोर से हाथ मार लेता है, जिससे उसकी छाती दुखने लगती है। वापस अपना हाइड आउट जाते समय यामी आस्था से कहता है तुम जैसे कठोर जोकर भी कभी कभी नर्वस हो जाते हैं। आस्था कहता है हाँ, क्योंकि मैं कभी इतने अमेजिंग बंदे से नहीं मिला। कोई मेरी जिंदगी में था ही नहीं इतना अमेजिंग। इससे पहले किसी को मेरे से कोई उम्मीद ही नहीं थी और अब तक तो सब लोग उसको गाली देते ही आए हैं। यामी उसको जोर से पीठ पर थपकी देते हुए कहता है मैंने तुमको अपनी स्क्वाड ज्वाइन करने दी थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम कुछ करोगे, तो अपने पर डाउट करना बंद करो और कीप वर्किंग हार्ड किड। पूरी ब्लैक बुल की टीम बहुत खुश होती है कि वो बीच पर जाने वाले हैं। आस्था और मैग्ना ने कभी समुद्र नहीं देखा, जस्ट लाइक आई हैवंट सीन इन माई लाइफ। क्या आप लोगों ने समुद्र देखा है? देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ और कौन सा वाला देखा है। वेनेसा बीच पर धूप में बैठने के लिए सपने देखती है। फिनरल तो लड़कीबाजी करने की कोशिश करेगा बीच पे भी। चार्मी के मुंह में पानी आ जाता है अभी से ही कि वो वहां जाके बीच वाला फूड खाएगी, सी फूड, केकड़े वगैरह, मछली वगैरह। और नोएल सोचती है कि मैं बीच पर जा रही हूँ, मतलब कि मेरे को स्विमिंग सूट पहनना
पहनना पड़ेगा। वेनेसा कहती है अगर तुमको चाहिए तो मैं तुमको एक दे सकती हूँ, जिसको देखकर नोएल शर्म के मारे लाल हो जाती है। वो काफी छोटा होता है, पूरी बॉडी तो उसमें रिवील ही हो रही होती है। गॉर्डन कहता है कि हमको सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी उधर तो। ग्रे क्या बोलता है समझ ही नहीं आता। गॉर्डन जो भी बोलता है वो समझ नहीं आता, बहुत धीरे बोलता है, पर नीचे सबटाइटल आते हैं ना, उसको रीड करके मेरे को पता चला। गोच यामी से कहता है कि क्या मैं मरी को भी बीच पर लेके आ सकता हूँ। लक्स सोचता है कि वहाँ शार्क पावरफुल होगी, मैं उससे फाइट करूंगा। यामी कहता है कि शार्क तुम दोनों को खा जाए काश। सब बीच बीच चिल्ला रहे होते हैं तो यामी को गुस्सा आ जाता है। वो दीवार पर जोर से पंच मार के कहता है बंद करो ये बीच बीच बोलना, इतना खुश मत हो, हम वहाँ किसी काम से जा रहे हैं, खेलने घूमने नहीं।